यह कहानी है आर्यन की, जिसने अपने दम पर सफलता की एक विशाल इमारत खड़ी की। महज 32 साल की उम्र में वह देश के गिने चुने तकनीकी अरबपतियों में शामिल था। वह अपनी मां सुधा वर्मा के साथ शहर के सबसे आलीशान बंगले में रहता था। उसकी मां सुधा एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थी। उनका जीवन सख्त अनुशासन और देश सेवा में बीता था, पर बेटे के लिए उनका प्यार अटूट था। आर्यन की जिंदगी में सब कुछ था, सिवाय एक चीज के, उसके पिता। मां ने हमेशा बताया था कि पिता बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे और वह एक बुरा आदमी थे। आर्यन ने इसी सच्चाई को अपना भाग्य मान लिया था। एक दिन आर्यन ने अपनी नई चमचमाती इंपोर्टेड कार के लिए एक भरोसेमंद ड्राइवर की तलाश शुरू की। दर्जनों लोग इंटरव्यू के लिए आए, पर आर्यन को कोई भी ठीक नहीं लगा। तभी दरवाजे पर आखिरी व्यक्ति आया। उसकी उम्र लगभग 55 साल होगी। सादे पर साफ सुथरे कपड़े। उसका नाम था रमाकांत। जब आर्यन ने रमाकांत से पूछा कि वह पहले कहाँ काम करते थे, तो रमाकांत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी थीं, उनमें जीवन की भारी थकान थी और एक ऐसी उदासी थी जिसे आर्यन तुरंत भांप गया। रमाकांत साहब, मैं पहले एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करता था, मगर 10 साल हो गए, सब कुछ बदल गया। अब कोई भी काम मिल जाए मैं कर लूंगा। मैं ईमानदार हूं। आर्यन ने रमाकांत के कागजात देखे। सब कुछ साफ था, सिवाय एक 10 साल पुराने मामूली गबन के रिकॉर्ड के, पर वह केस भी बंद हो चुका था। आर्यन, आपके चेहरे पर बड़ी उदासी है। रमाकांत जी, क्या बात है? रमाकांत तुरंत सिर झुका लेता है, जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधे पर आ गया हो। रमाकांत, कुछ नहीं साहब, बस अकेला हूं। आर्यन को पता नहीं क्यों, पर उस व्यक्ति में एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे वह किसी भारी बलिदान का बोझ ढो रहा हो। उसी पल आर्यन ने उसे नौकरी पर रख लिया। आर्यन, ठीक है रमाकांत जी, आप कल से काम शुरू कीजिए। रमाकांत की आंखें कृतज्ञता से भर आईं। उसने हाथ जोड़ लिए। रमाकांत, शुक्रिया साहब। आपकी मां कैसी हैं? आर्यन को थोड़ा अजीब लगा। उसने तुरंत पूछा, आर्यन, आप मेरी मां को कैसे जानते हैं? रमाकांत घबरा गया। रमाकांत, नहीं नहीं साहब, मेरा मतलब घर के मालिक की मां, मेरी मालकिन। आर्यन ने बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन रमाकांत ने बंगले पर काम शुरू किया। सुबह का समय था। जब रमाकांत कार पार्क कर रहा था, तभी आईपीएस सुधा वर्मा, आर्यन की मां, लॉन में आई। उनकी नजर रमाकांत पर पड़ी। उनके हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में डर, आश्चर्य और बरसों पुराना दर्द एक साथ उभर आया। वह तुरंत संभली और अपनी भावनाओं को छिपाकर आईपीएस वाली कड़क आवाज में बोली, सुधा, तुम तुम नए ड्राइवर हो? रमाकांत मुड़कर उन्हें देखता है। उसकी आंखों में वही उदासी थी, पर एक पल के लिए उस उदासी में असीम प्रेम की चमक दिखी। वह तुरंत सिर झुका लेता है। रमाकांत, जी मैडम। सुधा उनके नजदीक आई। उनकी आवाज धीमी हो गई, जैसे वह कोई राज फुसफुसा रही हो। सुधा, दबी आवाज में, तुम्हें देखकर लगा जैसे मैं किसी पुराने परिचित को देख रही हूं, पर वह तो एक बुरा आदमी था। सुधा ने अपनी बात अधूरी छोड़ी और तेजी से बंगले के अंदर चली गई। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। रमाकांत का सिर झुका रहा। उसकी आंख से एक आंसू टपक कर जमीन पर गिर गया। आर्यन यह सब दूर से देख रहा था। उसे लगा, इस घर में सिर्फ एक नया ड्राइवर नहीं आया था, बल्कि एक बरसों पुराना दफन हो चुका रहस्य भी वापस लौट आया था। आर्यन के दिमाग में मां और ड्राइवर रमाकांत के बीच हुई वह अजीब मुलाकात घूम रही थी। मां का चेहरा डर और अविश्वास से भरा था, और रमाकांत की आंखें, उनमें ऐसी उदासी थी जो किसी बाहरी आदमी की नहीं हो सकती। आर्यन जानता था कि कोई बड़ा रहस्य है जो इन दोनों के बीच छिपा हुआ है। उसे अपने पिता के बारे में कुछ जानने की बेचैनी होने लगी। मां ने हमेशा उन्हें बुरा आदमी बताया था, पर क्यों? एक दोपहर जब मां ड्यूटी पर थीं, आर्यन उनके पुराने कमरे की तलाश करने लगा। सालों पुरानी चीजों के बीच उसे एक पतली पुरानी डायरी मिली। ये उसकी मां सुधा वर्मा की थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। आर्यन ने उत्सुकता से पन्ने पलटने शुरू किए। ज्यादातर पन्ने उनके करियर और ट्रेनिंग के बारे में थे, लेकिन बीच में एक पन्ना फटा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने गुस्से में उसे फाड़ कर निकाल दिया हो। आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने बचे हुए पन्नों पर लिखी कुछ पंक्तियों को पढ़ा।
ये पंक्तियां 10 साल पुरानी थीं, उस समय की जब आर्यन बहुत छोटा था। सुधा की डायरी, वॉइस ओवर में दबी हुई भावुक आवाज। मुझे अफसोस है, तुम्हें घर छोड़कर जाना पड़ा रमाकांत। तुम नहीं चाहते थे कि मेरे आईपीएस बनने के करियर पर कोई दाग लगे। तुमने वो इल्जाम अपने सिर ले लिया, उस गबन का इल्जाम, सिर्फ मुझे और आर्यन को बचाने के लिए। काश मैं तुम्हें रोक पाती, पर तुमने मेरा कसम दे दिया था कि मैं ये सच्चाई किसी को नहीं बताऊंगी, यहां तक कि आर्यन को भी नहीं। तुमने कहा था उसे एक हीरो की बेटी बनकर ही बड़ा होने दो। ये अन्याय है, तुम उस लायक नहीं थे। तुम तो। पंक्तियां अचानक खत्म हो गईं। नीचे सिर्फ एक नाम अधूरा लिखा था, रम। आर्यन के हाथ कांपने लगे। रमाकांत, रमाकांत। ड्राइवर का नाम रमाकांत था। उसके पिता का नाम क्या था, यह आर्यन को कभी पता नहीं चला था। क्या रमाकांत, क्या वह ड्राइवर उसका पिता हो सकता है? आर्यन ने तुरंत अपनी मां की पुरानी तस्वीरों की एल्बम खोली। एक धुंधली तस्वीर मिली, शादी की। सुधा मुस्कुरा रही थी और उनके साथ जो आदमी खड़ा था, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसकी माथे की शिकन, वह हूबहू रमाकांत जैसी थी। बस 10 साल पहले वह ज्यादा जवान और खुश था। आर्यन का शरीर सुन्न पड़ गया। उसके पिता एक बुरा आदमी नहीं थे जिसे मां ने छोड़ा था, बल्कि उन्होंने तो मां के करियर को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। और अब वही आदमी इस घर में एक ड्राइवर बनकर रह रहा था, एक गुमनाम जिंदगी जी रहा था। आर्यन अब इस सच्चाई का सामना करना चाहता था। वह जानना चाहता था कि उसके पिता ने क्यों यह दर्दनाक फैसला लिया। रात को सब कुछ शांत होने पर आर्यन चुपके से ड्राइवर क्वार्टर की ओर गया। रमाकांत एक छोटी सी चारपाई पर लेटा था। उसके पास एक पुरानी किताब रखी थी। आर्यन ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। आर्यन। रमाकांत जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? रमाकांत तुरंत उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में डर और सवाल था। रमाकांत। साहब, आप इस वक्त? कोई काम था? आर्यन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। यह उसका वह बेटा था जो उसे सिर्फ एक ड्राइवर समझता था। आर्यन। मुझे सब पता चल गया है रमाकांत जी। मुझे पता है। आप कौन हैं? रमाकांत का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपते हुए नीचे बैठ गया। अब यह राज राज नहीं रहा था। रात के सन्नाटे में ड्राइवर क्वार्टर की वह छोटी सी जगह एक बड़े सच की गवाह बनने वाली थी। आर्यन के हाथों में पिता की तस्वीर थी और सामने बैठा रमाकांत, उसका पिता, जिसने अपने बेटे को एक चमकती हुई जिंदगी देने के लिए अपनी पहचान को मिट्टी में मिला दिया था। रमाकांत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ थकावट और अपने पकड़े जाने का दुख था। रमाकांत। बेटा, तुम। आर्यन, बीच में ही रोकते हुए, गुस्से और दर्द से भरी आवाज में। हाँ, मैं आपका बेटा। मैं जानना चाहता हूं रमाकांत जी। नहीं, मैं जानना चाहता हूं पापा, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? आप क्यों इस घर में एक ड्राइवर बनकर रहे? आपने मां को और मुझे ये झूठ क्यों कहा कि आप एक बुरा आदमी थे? रमाकांत के होंठ कांप रहे थे। रमाकांत। मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करते होगे। सुधा ने तुम्हें यही बताया होगा। आर्यन। नफरत? मैं तो आपको जानता भी नहीं था, पर मां की डायरी, वह सच बता रही है। आपने गबन का इल्जाम अपने सिर क्यों लिया? सच बताइए पापा। रमाकांत ने लंबी ठंडी सांस ली, जैसे उसने अपने दिल पर रखे बरसों पुराने बोझ को उतारने का फैसला कर लिया हो। रमाकांत। हाँ आर्यन, वह गबन मैंने नहीं किया था। मेरी कंपनी में कुछ बड़े अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त थे। मैंने उनके खिलाफ सबूत जुटाए थे, लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें पुलिस को सौंपता, उन्होंने मुझे ही फंसा दिया। उन्होंने मेरे नाम पर सारे कागजात तैयार कर दिए। आर्यन। तो आपने उस वक्त मां को क्यों नहीं बताया? वह आईपीएस थी, वह आपको बचा सकती थी। रमाकांत। नहीं बेटा, वह अपने अंतिम इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। उनका सपना था आईपीएस बनना। उस वक्त देश में माहौल ऐसा था कि अगर किसी आईपीएस अफसर के पति पर या पति के परिवार पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप लग जाता, चाहे वह झूठा ही क्यों ना हो, तो उनका करियर वहीं खत्म हो जाता। उनका नाम हमेशा के लिए दागदार हो जाता। आर्यन, शांत होते हुए पर आंखों में आंसू। तो आपने क्या किया? रमाकांत। मैंने चुप रहने का फैसला किया। मैं जेल गया। जब मैं बाहर आया तो सुधा को तलाक के कागजात भेजे। मैंने उन्हें झूठ कहा कि मुझे उनकी सफलता से ईर्ष्या होती है, कि मैं यह रिश्ता नहीं रखना चाहता।
मैंने उन्हें कसम दी कि वह इस सच्चाई को कभी किसी को नहीं बताएगी। मैं चाहता था कि मेरा बेटा हमेशा एक बेदाग सफल मां का बेटा बनकर जिए। रमाकांत की आवाज भर्रा गई। रमाकांत, मैं दूर चला गया। मैंने काम ढूंढा, लेकिन उस दाग की वजह से कुछ नहीं मिला। फिर मैंने यह ड्राइवर का काम शुरू किया। जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा, तुम्हारी सफलता के बारे में सुना, तो मेरा दिल भर आया। मैं बस तुम्हें दूर से देखना चाहता था, ये तसल्ली करना चाहता था कि तुम खुश हो। इसीलिए मैं यहां ड्राइवर बनकर आया। तुम्हारी मां को देखकर मुझे लगा कि अब मेरा राज्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। आर्यन अब पूरी तरह टूट चुका था। यह त्याग, यह बलिदान अकल्पनीय था। आर्यन रोते हुए, पापा, आपने आपने अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? मुझे आपकी दौलत नहीं, आपका साथ चाहिए था। आर्यन ने घुटनों के बल बैठकर अपने पिता को गले लगा लिया। रमाकांत ने भी अपने बेटे को कसकर जकड़ लिया। बरसों बाद पिता और बेटे का यह पहला मिलन था। तभी दरवाजे पर एक परछाई आई। आईपीएस सुधा वर्मा अपनी ड्यूटी से वापस लौटी थीं। उन्होंने दरवाजे के पास खड़े होकर यह सारी बातचीत सुन ली थी। उनके हाथ से ब्रीफकेस गिर गया। जब उन्होंने अपने करोड़पति बेटे को ड्राइवर की वर्दी पहने उसके सामने घुटनों के बल बैठे रोते देखा, तो उनकी आंखों के सामने 10 साल पुराना हर पल घूम गया। रमाकांत ने अपनी पहचान छिपाकर अपने ही बेटे की सेवा की थी। आर्यन और रमाकांत ने मुड़कर देखा। सुधा की आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। वह बिना कुछ कहे रमाकांत के पास गईं। यह वो पल था जब एक आईपीएस अधिकारी, जिसकी पूरी जिंदगी गर्व और अधिकार में बीती थी, वह अपने त्याग करने वाले पति के सामने ड्राइवर क्वार्टर की दहलीज पर झुक गई। यह समर्पण था, यह प्रेम था, और यह उस अपराध बोध की अभिव्यक्ति थी जो सुधा ने 10 साल तक अपने दिल में दबा रखा था। वह दृश्य, उस रात ड्राइवर क्वार्टर में बना वह दृश्य, आर्यन, रमाकांत और सुधा के लिए समय के ठहराव जैसा था। एक तरफ बेटे के आंसू, दूसरी तरफ पति का निस्वार्थ बलिदान, और बीच में सुधा वर्मा, एक शक्तिशाली आईपीएस अधिकारी जो अब सिर्फ एक बेबस पत्नी और मां थी। सुधा की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने जमीन पर गिरे ब्रीफकेस की परवाह नहीं की। वह रमाकांत के पास गईं और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। सुधा, आवाज कांप रही थी, रमाकांत, तुमने तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? तुमने मुझे मुझे यह सब अकेला क्यों सहने दिया? रमाकांत ने धीरे से सिर उठाया। रमाकांत, तुम्हें मेरी कसम याद थी सुधा। मैं बस यही चाहता था कि तुम आईपीएस बनो और आर्यन एक सफल, सम्मानित आदमी बने। तुम आज देश की सेवा कर रही हो और मेरा बेटा एक अरबपति है। मेरी तकदीर में यही लिखा था कि मैं दूर से तुम्हारी खुशियां देखूं। सुधा ने घुटनों के बल बैठकर रमाकांत के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। सुधा, दर्द भरी आवाज में, नहीं, नहीं रमाकांत, तुमने मुझे कसम देकर जो झूठ बोलने पर मजबूर किया, उसने मुझे हर पल तोड़ा है। मेरा करियर तुम्हें खोकर अधूरा रहा। मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान मेरा सिंदूर था, जो तुमने अपनी वर्दी के लिए कुर्बान कर दिया। वह उठकर खड़ी हुई और अपनी वर्दी के अधिकार वाली आवाज में, पर भावनाओं से भरी हुई बोली, सुधा, अब यह झूठ खत्म होता है। आर्यन, तुम्हारा पिता कोई अपराधी नहीं है। वह मेरे और तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए जिया। मैं अब अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। रमाकांत पर लगे हर झूठे दाग को मैं धो दूंगी। आर्यन उठकर आत्मविश्वास से, और मैं भी, मां, मैं अपने सारे कानूनी और वित्तीय संसाधन लगा दूंगा। जिस कंपनी ने आपको फंसाया था, मैं उसे देख लूंगा। अब आप ड्राइवर नहीं रहेंगे पापा। आप वापस घर लौटेंगे, मेरे पिता बनकर। अगले कुछ दिनों में इस परिवार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आईपीएस सुधा वर्मा ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए रमाकांत के पुराने केस की फाइलें दोबारा खुलवाईं। आर्यन ने अपनी तकनीकी टीम और बेहतरीन वकीलों को लगाया। जल्द ही रमाकांत पर लगे गबन के सारे झूठे आरोप हमेशा के लिए मिटा दिए गए। वह दिन ऐतिहासिक था जिस दिन रमाकांत बंगले के ड्राइवर क्वार्टर से निकलकर आर्यन और सुधा के साथ वापस मुख्य दरवाजे से अंदर आए। उन्होंने ड्राइवर की वर्दी उतार दी थी और उनकी जगह अब एक महंगे, साफ सुथरे कपड़े थे। रमाकांत की आंखों की उदासी चली गई थी। उसकी जगह बरसों बाद खुशी और गर्व की चमक थी। सुधा वर्मा ने अपनी नौकरी के व्यस्ततम शेड्यूल से वक्त निकालकर अपने पति के लिए,
अपने बेटे के साथ मिलकर एक शानदार दावत रखी। जब आर्यन ने अपनी मां और पिता को एक साथ हंसते हुए देखा, तो उसे लगा कि अब जाकर उसकी जिंदगी की इमारत पूरी हुई है। उसे दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर अपने पिता का सम्मान और अपने परिवार की एकता वापस मिल गई थी। रमाकांत अब आर्यन की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक सलाहकार के रूप में शामिल हो गए थे, उस सम्मान के साथ जिसके वह असल हकदार थे। इस तरह एक बेटे ने अपने अरबपति होने का इस्तेमाल सिर्फ अपना रुतबा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता के खोए हुए सम्मान और अपनी मां के दिल की शांति वापस लाने के लिए किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि त्याग और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते, और सच कितनी भी गहराई में क्यों न दब जाए, एक दिन उसे बाहर आना ही पड़ता है। अगर आपको आर्यन और उसकी मम्मी पापा की कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें।